बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन जी, ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर जो एक बैरूनी साजिश जिसका कहा जाता है वो बयानिया मुस्तरद कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कोई आलमी साजिश का जिक्र नहीं किया गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है इसके अंदर। और अगर अमेरिका अड्डे मांगता तब हम लोग एब्सोल्युटली नॉट कहते। लेकिन ये चीज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने इंटरव्यू में कही थी कि अगर हमसे अमेरिका अड्डे मांगेगा तो हम वी विल नॉट गिव, और उस वक्त ये वर्ड एब्सोल्युटली नॉट इस्तेमाल किया गया था। अब इस वक्त ये है कि इमरान खान साहब का जो डिस्कोर्स है एक विक्टिम कार्ड का कि हमारी हुकूमत को निकाला गया है, हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हुई जिसके अंदर ये जितने ऑपोजिशन में थे जो इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं ये तमाम लोग शामिल थे, जिसका एंड रिज़ल्ट ये था कि इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई। इनके जो लोग थे वो अपोजिशन के साथ जाके मिल बैठे और ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी जिसके बाद ये सब कुछ हुआ। लेकिन क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो DG ISPR ने की है चीज़ें फ़र्क हो जाएंगी? जो उनका नैरेटिव है, जो वो बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो आगे उस तरह लेकर चल सकेंगे? कीपिंग इन माइंड कि इस वक्त पूरा मुल्क डिवाइड हुआ है सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के दरमियान। क्योंकि जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो अपोजिशन कहती थी ये एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन अब जब शहबाज शरीफ हुकूमत के अंदर है तो कहा जा रहा है ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और ये एक इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर है। उसके साथ साथ 123 रुकन कौमी असम्बली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और 31 के रिज़ाइन अभी तक पेंडिंग है, जो कि अपेरेंटली लग रहा है कि और थोड़ी अरसे के अंदर वो भी जमा करा दिए जाएंगे। अगर मैं काबीना की बात करूं तो काबीना ऑलमोस्ट फाइनल होती नज़र आ रही है। एनर्जी और वाटर के लिए शायद खाकान अब्बासी साहब का नाम है। MQM को दो मिनिस्ट्रीज़ दी जा रही हैं, पोर्ट्स एंड शिपिंग और IT शाइस्ता परवेज़ मलिक को वज़ीर बनाया जा रहा है, शहरी रहमान को वज़ीर बनाया जा रहा है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया जा रहा है, शाजिया मरी को हेड BISP बनाया जा रहा है, मरियम औरंगज़ेब इंफॉर्मेशन, ख्वाजा आसिफ हिना रब्बानी खर, इन सब को वजारतें दी जा रही हैं। इसके साथ साथ अगर क्रिकेट की मैं बात करूं तो नजम सेठी साहब का नाम फाइनल कर लिया गया है, रमीज़ राजा साहब को एग्जिट दिया जाएगा और उसके बाद नजम सेठी को PCB का चेयरमैन बना दिया जाएगा, जिसके ऊपर आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ का कंसेंसस डेवलप हो गया है। आज जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो जो PDM की जमातें हैं उनको अशाइया दिया गया है, अफ्तार अशाइया प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर शहबाज शरीफ की तरफ से। सिचुएशन ये है कि अब होने क्या जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी हम लोग अर्ली इलेक्शंस कराएंगे और जनरल इलेक्शंस के बगैर पाकिस्तान चल ही नहीं सकता, ये फवाद चौधरी का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि इस वक्त की हुकूमत शहबाज शरीफ और तमाम इत्तेहादियों की, पीपल्स पार्टी तमाम की जो हुकूमत है वो बड़ी कंफर्टेबल जोन में जाती नज़र आ रही है। क्या ये कंफर्ट जोन रहेगा या नहीं रहेगा? इसके साथ साथ जो पेट्रोल की प्राइसेस का भेजा गया था कि तकरीबन कुछ 70 से 100 के दरमियान में कहा जा रहा था प्राइस हाइक होंगी, उसको रिजेक्ट कर दिया है। जो अभी हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ने कि जी हमने इंक्रीज़ नहीं करना। इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर गौस खान नियाजी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग सीनियर रहनुमा हैं। मेरे साथ हैं जमशेद इकबाल चीमा, SAPM रहे हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और मेरे साथ हैं सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करें, वेरी सीनियर मेंबर। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके आने का। चीमा साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपेरेंटली जो बयानिया इमरान खान साहब का, जो बयानिया आप लोगों का था कि जी हमारी हुकूमत को गिराया गया है और उसके अंदर हम विक्टिम बन गए हैं और ये तमाम इत्तेहादी जो उस वक्त ऑपोजिशन में थे, ऑपोजिशन और इत्तेहादी, उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया है। अपेरेंटली ऐसी कोई चीज़ नहीं है और इस बात का अंदिया भी DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। क्या कहेंगे सर इस पर? या कोई उर्दू और इंग्लिश दोनों आसान जुबान है, कोई महंगी मुश्किल तो है नहीं।
आपको भी आती हैं, मुझे भी आती हैं, मीनिंग निकालना अपनी अपनी मर्जी है। DGISPR ने हमारे आप कह लें जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको एंडोर्स किया है। देखें इसमें उन्होंने कहा है कि ब्लैटेंट इंटरफेरेंस ब्लैंट जो जो डिमार्स दिया गया, जो आप कह लें कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो जिसमें सर्विसेज चीफ्स हैं और इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है, द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल कमेटी इन दिस कंट्री, उन्होंने डिस्प्लेयर दिया, डिमार्च दिया, एहतजाज किया, ना सिर्फ यहाँ किया बल्कि उस मुल्क के सफीर को बुला के किया। तो ये कितनी बार हुआ है पाकिस्तान में? किस बात पे हुआ है? वजह क्या थी? वजह यही थी कि जो उन्होंने लिखा कि जनाब हम आपकी गवर्नमेंट को तरीके अदम दमाद ला के ख़त्म कर देंगे, अगर बच गई तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, अगर ये हो गई, कामयाब हो गई तो आपको माफ़ किया जा सकता है। इससे ज़्यादा ब्लैटेंट, इससे ज़्यादा नंगी जारहियत हो क्या सकती है? इससे और उन्होंने कहा मुदाखलत जो है ये तो सरेआम दिन की रोशनी में करने वाला काम है। ये तो बाकायदा बदमाशी है, वो तो साजिश हो गई, साजिश है छुप के करने वाला काम, मुदाखलत है सरेआम करने वाला काम। तो ब्लैटेंट इंटरफेरेंस का लफ्ज़ जो लिखा गया, क्या मतलब है इसका? सो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये फॉरेन मोटिवेटेड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, और ना सिर्फ फॉरेन मोटिवेटेड, इसमें पैसे भी शामिल थे, ताकत ओके। शामिल थी, इख्तियार शामिल था, पैसे शामिल थे और बिकने वाले शामिल थे उनके साथ। जो पुराने तलकात थे, जो आपका लेके जो पुराना असर सूह था, वो असर सूह जो है वो पूरी तरह इस्तेमाल हुआ है। ठीक लिहाजा है। हमें या इस मुल्क के 30 करोड़ लोगों को कोई डाउट नहीं है कि 3.5 साल मीडिया हमें लताड़ता रहा कि हमारे आप पहले हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। आज हमारे मुखालफिन की सारी जमातों को पाकिस्तान में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही, सर ठीक। छुपाने की जगह नहीं मिल रही। जहां जाते हैं लोग उनके मुखालिफ ज्यादा है। वजह यह है कि देखिए इसमें एक मिनट का सुन लेना कि इस मुल्क में कम से कम इस वक्त कोई 10% से ज्यादा लोग हैं जो आप पहले पोस्ट ग्रेजुएट हैं। पोस्ट एग्जैक्टली। ग्रेजुएट और अच्छे पढ़े लिखे लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है 20% लोग हैं। लोग समझते हैं आप किसी जो 3.5 साल मीडिया का नैरेटिव रहा वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ। लोगों की अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन है। हम ये नैरेटिव नहीं बेच सकते थे, हम ये चीज नहीं बेच सकते, हम कोई बंदा भी इस तरह की गलत चीज नहीं बेच सकता। लोगों को एहसास हुआ कि हम आज भी गुलाम ठीक हैं 74 ठीक। साल से। 14 अगस्त को ऐसे बना रहे हैं हम। अगर उन्होंने हुक्म देना है हमें कि जनाब आपने रशिया जाना है कि नहीं जाना, आपने किसी के साथ तलका रखने है कि रखने हैं, पॉइंट आ गया जी कैसे आपका। खरीदना है, कैसे ठीक नहीं है, खरीदना, ठीक हो गया। कैसे खरीदनी खरीदनी। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो इस वक्त इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर बैठा है या इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इम्पोर्टेड ही है। अगर पॉइंट आ गया जी आपका लोग हैं चीमा साहब, पॉइंट आ गया, मुझे जरा आगे लेकर चलने दीजिएगा। बड़ी बड़ी लिख देते जी चीमा साहब बिल्कुल, एक सेकंड। न्यायी साहब, इंपोर्टेड गवर्नमेंट है आपकी, आप लोगों के ऊपर ये एलिगेशन है। अब जिस तरह आप लोग कहा करते थे सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, अब चीमा साहब कह रहे हैं आप लोग इंपोर्टेड गवर्नमेंट है। लेकिन दो चीजें जो DGISPR ने कही कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में साजिश का कोई जिक्र नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, डी मार्च सिर्फ साजिश पर नहीं दिया जाता, इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। सो ये भी एक चीज मेंशन है कि जी ऐसी कोई चीज नहीं है। अब चीमा साहब कह रहे हैं कि जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एग्जैक्टली हमारे स्टांस को और सपोर्ट करती है और मजबूत करती है, लेकिन आप लोग तो कह रहे हैं कि उससे बड़ी क्लैरिटी हो गई है और हुकूमत झूठ बोल रही थी। जी ठीक है जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जब इनको पता चला कि हम जा रहे हैं, हमारे इत्तेहादी में छोड़ चुके हैं, तो इन्होंने एक बयानिया बनाया, और बयानिया एक उसको शाहूद कुरैशी साहब ने एक ख़त लिखवाया अपने सफ़ीर से कि आप वज़ारत ख़ारजा को लिखें, और एक हवोसा खड़ा किया। आप देखें ना, इससे पहले कितने मौक़े है पाकिस्तान की जहाँ सॉवरेनिटी का मसला था, जिस तरह मसला कोविड का मसला आया, या इंडिया ने हमारे एयर स्पेस की वायलेशन की, हमने अभिनंदन को पकड़ा फिर किया। इस मौके पे भी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई या पार्लिमानी मीटिंग बुलाई गई, लेकिन इसमें किसी में खान साहब नहीं आए। यहाँ चूँकि खान साहब को बयानिया बनाना था, उन्होंने खान साहब खुद तशरीफ़ लाया कि जी देखो ये हुआ सारा ख़त में, और ख़त में कहीं साजिश का जिक्र नहीं है। और उसमें अपोजिशन को एक फ़ोन कॉल आधा घंटा पहले, जैसे मरीम औरंगज़ेब ने कहा है, शहबाज शरीफ को गई है कि जी आप आएँ और इस कमेटी में शामिल हो। बाकी किसी पार्लिमानी कमेटी को उन्होंने नहीं बुलाया, एक आई वाच के लिए उन्होंने ये बुलाया। तो ये, और डीमार्च का जहाँ तक ताल्लुक है, तो हम तो पता नहीं इंडिया को कितनी दफ़ा डीमार्च जो है वो कर चुके हैं, और वहाँ उनको सफ़ीर को बुला के या डिप्टी सफ़ीर को बुला के
बेहाल में पिछले साल तो हमको 10-12 दफा उनको बुला चुके हैं। हम ठीक अपने है। पड़ोसी अफगानिस्तान को कर चुके हैं। जो भी हमारे सोसाइटी के खिलाफ होता है तो वो सारे हुकूमतें करती हैं। इंडिया पता नहीं, अमेरिका, हम अमेरिका को करते हैं, अमेरिका कितनी दफा पता नहीं रशिया को करता है, रशिया अमेरिका को करता है। तो ये जहाँ जिसकी मुल्क की सोसाइटी का मसला होता है या अस्पताली का मसला होता है वहाँ करते हैं। लेकिन उस ओके। चीज से जोड़ दिए ना कि जी ये जो एक हमारे खिलाफ ये साजिश करी गई है, इसको तो डीआईजी ISPR ने इसको निगोशिएट किया कि नहीं ये गलत बात है जो वर्डिंग है। अब हमने पढ़ी है वो रिपोर्ट, ओके। उसमें कहीं साजिश का जिक्र नहीं है या यहाँ कहीं कहीं पैसों का जिक्र नहीं है। ये ठीक है। सारी जो है कि बाबर अवान और दूसरे दो लोगों ने कहानी गढ़ी है कि किसी को बयानिया लेके आप जाएं। अब देखो इन्होंने ये मुहब्बे वतन बनते हैं, इन्होंने आइन को कितनी दफा तोड़ा। अदम एतमाद 8 मार्च को हमने पेश की और फिर 22 मार्च तक इजलास बुलाना चाहिए था, इन्होंने कोई नहीं बुलाया। 25 को बुलाया, 25 के बाद फिर इसको मतलब जब वोटिंग होनी थी तो उन्होंने एक सूरी साहब ने एक जैसा मैं इस पे आता हूं, मैं बिल्कुल इस सेशन पे आता हूं। मुझे जरा एक जी जी ये लोग मुहब्बे वतन कितने हैं। ये आइन देखो हमारे पास अल्लाह ताला और उसके रसूल के बाद या हमारे कुरान हदीस के बाद जो मुकद्दस चीज है वो आइन है। अब उसको किस तरह वायलेट करें। अभी भी अगर सुप्रीम कोर्ट रात को ना खोलती तो या दरवाजे ना खोलते तो ये उसको भी बलडोज करने पे तुले हुए थे कि हमें 4 दिन दे दो, 5 दिन दे दो, 6 दिन। क्यों भाई, एक पाकिस्तान एक मुल्क है, उसमें हम करेंगे। उसमें कोई साजिश नहीं हुई। ये बयानी मरा रहे हैं और ये देख लें बयानी इनका हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगा। अक्सर अब अव्वल तो आज जितने भी शफात जो फवाद चौधरी साहब और जो दूसरे आए बंदे हैं उनके आज के चेहरे आपके इंटरव्यू में देख लें। आज खुद तस्लीम कर रहे हैं, तोशर खान और की तस्लीम कर रहे हैं। मैं तोशा खाना पे भी आता हूं जी। करीम ठीक हो गया सर, पॉइंट आ गया जी। ठीक है ख्वाजा साहब, मुझे सर जरा समझाएं। एक तो सर्टिफिकेट जो अब हम लोगों ने शुरू कर दिए हैं गद्दारी के बेचने, क्या ये दुरुस्त है? एक जब नवाज शरीफ को निकाला गया था तो आपको याद है वो भी जब बाहर निकले थे तो उन्होंने कहा था मुझे क्यों निकाला, और कि जी मेरे खिलाफ एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हुई है जिसके रिजल्ट में मुझे निकाला गया। आज इमरान खान साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गए हैं, उनका भी यही बयानी है कि जी मुझे एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हुई है जिसके रिजल्ट के अंदर मुझे निकाला गया है। सर तो सही क्या है, गलत क्या है, इसको कौन फिर डिफाइन करेगा? क्योंकि जब भी कोई हुकूमत से जाएगा उसके पास तो ये बड़ा स्ट्रांग बयानी है कि जी हमें चलने नहीं दिया जा रहा। मेहरबानी काजी साहब, कैसा मसला मैं इशारा और किनात में बात का जवाब दूंगा, खुलकर बात नहीं करूंगा। और पाकिस्तान के अवाम बहुत मैच्योर है, समझ जाते हैं। आप तो माशाल्लाह नंबर 1 एंकर हैं। मसला है कि जो बुत, जिन लोगों ने बुत बनाया उन्हीं लोगों ने इस बुत को तोड़ दिया। अब ये जो बयानिया जो है जो आप बता रहे हैं, ये बयानिया पाकिस्तान में एक पॉकेट्स हैं वहाँ से निकला है और ये सारी जंग भी इसी पॉकेट्स में चल रही है। आप समझे जी। ये बयानिया सिंध में सूट नहीं करता है, बलूचिस्तान में सूट नहीं करता है, केपी में नेक्स्ट इलेक्शन में ये बयाना सूट नहीं करेगा, सेंट्रल पंजाब में ये बयाना रहेगा, साउथ पंजाब में ये बयाना नहीं रहेगा। सो इतनी कोई खतरे की तो बात ही नहीं है। अगर ये समझते हैं कि इनसे इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, वो फ्यूचर में तारीखदान फैसला करेंगे कि भुट्टो को क्यों शहीद किया गया था, फलाने को क्यों निकाला गया था, फलाने को क्यों निकाला गया था। ठीक है, वो तो तारीखदान फैसला करेंगे और कमिंग इलेक्शंस में चीज़ें समझ में आएगी। मगर ये मैं ये कहूँगा खुलकर, ये सेंट्रल पंजाब का ये बयानिया है, उसमें भी कुछ पॉकेट्स हैं, उसका बयानिया है जो कि इलेक्शन के बाद ख़त्म हो जाएगा। इलेक्शन हम भी जल्दी चाहते हैं रिफॉर्म्स के बाद, और इंशाल्लाह रिफॉर्म जल्दी हो जाएंगे। बाकी ये बुत पाश हो चुका है। बाकी अगर वो खुशफहमी में जो बच्चा रहता है ना कि भाई मैं प्लेन चलाऊंगा, बच्चा कहता है कि भाई मैं चांद पर जाऊंगा, तो माँ बाप बोलते हैं बहुत ठीक है। तो अभी ये अगर ये समझते हैं तो समझ दे, हमारे लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैंने आपको मुख्तसरन और इशारतन किनारतन में सारी बात मैं समझ गया हूं जी। जरा ये चीमा साहब के पास भी मैं लेता हूं इसका व्यू। चीमा साहब, इशारों किनारों में बात की और कहा गया जो जिन्होंने बुत बनाए थे उन्होंने ही बुत तोड़ दिए हैं। एक ये बड़ा स्ट्रांग एक व्यू पॉइंट है जो डॉक्टर साहब का है। सर 1970 के बाद हमने इलेक्शन नहीं माने, जिसका भी इलेक्शन हुआ हमने कहा जी इलेक्शन गलत है। अब जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है, अगर
आप लोग, मैं शायद उन लोगों में से हूं जिसका बड़ा स्ट्रांग व्यू था कि आप लोगों को रिजाइन नहीं करना चाहिए, आप लोगों को पार्लियामेंट के अंदर एक किरदार अदा करना चाहिए एज एन ऑपोजिशन। सर, अब ईवीएम को रिफॉर्म करना है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के इशू को रिफॉर्म करना है और नैब को रिफॉर्म करना है, और इसके अंदर अब आप लोगों का कोई जो शेयर है वो नहीं होगा। सो जो हुकूमत चाहेगी वो कर लेगी। सर, ये दुरुस्त फैसला है आप लोगों का? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो बात है कि जिन्होंने बुत बनाया था उन्होंने बुत तोड़ दिया। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में ना बुत बनने चाहिए ना बुत टूटने चाहिए। बुत ये शख्सियत या लीडर या बड़ा आदमी अल्लाह बनाए या वो अपनी एफर्ट से बने, अल्लाह के फजल से और अपनी एफर्ट से और अपनी नालायकी से, अपनी किसी कमज़ोरी से टूटे, ये कोई किसी को ये जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक तो मैं करीम ख्वाजा साहब की बात से एग्री करता हूँ कि ये काम छोड़ दें। 1970 में कोई बना, कोई 1968 में बना, कोई आज बने कल बने, ये अदारे ये काम छोड़ दें। ये बुत बनाने वाला भी और बुत तोड़ने वाला भी, टूटते हुए कोई भी आप कह लें कि और फिर दूसरी बात कि अगर कोई वाकई किसी में कुछ था तो कोई टूटा नहीं है। फिर दूसरी बात उन्होंने की हिस्ट्री की बात हुई है अपना न्याय साहब ने। डेफिनेटली आज हम यहाँ अदालत लगा के नहीं बैठे हुए, हम यहाँ पे अपना नुक्ता नजर आवाम को दे रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, कैपिटल टीवी के थ्रू हम अपना नुक्ता नज़र आवाम को बता रहे हैं। जब अपना नुक्ता नज़र बता रहे हैं तो आवाम उनकी अपनी एक अदालत है, वो अपनी उनकी जजमेंट है। उन्होंने जो मेरी बात को ठीक समझेंगे तो मेरी बात को पिक कर लेंगे। अगर आप 3 लोग बैठे हुए हैं प्लस माइनस मिलती जुलती, चलो एक बंदा न्यूट्रल हो गया, 2 बंदे एक ही बात कर रहे हैं, तो वो अगर उनको अच्छी लगी तो कल को पता लगेगा कि उनके बंदे ज़्यादा हैं और हमारे पास थोड़े हैं। लेकिन डेफिनेटली ये जो लोग ही फैसला करते हैं और लोगों ने ही फैसला किया है, इसलिए आज तिल जहाँ आके हम सेकंड टीयर की लीडरशिप, थर्ड टीयर की लीडरशिप जहाँ खड़ी होती है वहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं मिलती। हज़ारों बंदे इकट्ठे हो जाते हैं और बिलावल साहब 24-24 हज़ार रुपया दे के 5,000 बंदा इस्लामाबाद में लेके जाते और कैंपें टांगना शुरू हो जाती हैं। ये जो लोग वाकई समझते हैं ज्यादती हुई है, ये वाकई लोग समझते हैं कि हम अभी तक गुलाम हैं, ये वाकई समझते हैं कि फॉरेन मोटिवेटेड था, ये वाकई समझते हैं कि लोग उसका हिस्सा बने, पैसे लिए हैं, ये बिके हैं, बिके इन्फ्लुएंस को हैं, बिके वीजे को हैं, बिके इख्तियार को हैं, बिके पैसों को हैं, बिके डर के हैं, वट एवर द रीजन वाज, या इनको गुलामी प्यारी है या कौम को गुलाम बनाना प्यारा है। देखिए, मैं यहाँ एक बात करना चाह रहा हूँ। एक जो लास्ट मीटिंग मैंने प्राइम मिनिस्टर के साथ अटेंड की, उसमें एनर्जी मिनिस्टर था और मैं फूड सिक्योरिटी की तरफ से था। ठीक है, आप कह लें कि 3 हफ्ते पुरानी बात नहीं है, 3 हफ्ते से। उस दिन एजेंडा क्या था? एजेंडा ये था कि हम रशिया से तेल लेना चाहते हैं, हमें 40% 45% सब्सिडी पे दे रहे हैं, 45% डिस्काउंट पे हमें तेल मिलता है तो हम वहां से लें। इंडिया ले रहा है, इंडिया 2 मिलियन बैरल लेता था, आजकल वो 2 महीनों में 18 लाख बैरल ले चुका है। वो $45 का ले रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में $100 का तेल है, वो $40-45 का ले रहा है, $35 का भी ले रहा है। गंदम हमें 1/3 कीमत में, अपना 2/3 कीमत पे मिलती थी, 40% सस्ती मिल रही थी। ठीक है, तो इसी तरह पहले ईरान पे पाबंदियां लगी, ईरान के साथ आप कह रहे हैं कि ट्रेड की, इसने बार्टर ट्रेड की इंडिया ने, उसे किसी ने नहीं रोका। सो आज़ाद खारजा पॉलिसी का मतलब ये नहीं कोई ईगो का मसला है, आज़ाद खारजा पॉलिसी का मतलब ये नहीं है किसी के साथ दुश्मनी है, तू मैं है, ये नहीं है। आपने अपने अवाम के बेहतरी के लिए फैसला करना है, ये आपकी आज़ाद खारजा पॉलिसी है। दुनिया में 70% रीजनल ट्रेड करना हमारा हक है, लिहाजा ठीक है, बिल्कुल पॉइंट वैलिड पॉइंट ठीक करना। तो ये आप कह लें कि हमें वो भी नहीं करने दी गई, तो हम कैसे अपने आप को आजाद कह सकते हैं? पॉइंट आ गया जी आपका। मुझे सर जरा ये पॉइंट नियाजी साहब के पास लेकर जाने दें। आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नियाजी साहब, फॉरेन पॉलिसी की हम बात करते हैं, आजाद पॉलिसी की बात करते हैं, मुझे ये चीज समझाएं कि मरियम यूएस एम्बेसडर को मिलती हैं, शहबाज शरीफ साहब मिलते हैं, इमरान खान साहब मिलते हैं, जब ये लोग मिल रहे होते हैं कोई इशू नहीं होता, लेकिन उसके बाद ऐसी एक फिजा बनाई जाती है कि जी इन लोगों के मिलने से कुछ खराबी हो रही है, को मेजर खराबी है जिसमें रजीम चेंज भी कहा जाता है। सर, क्यों फिर अगर इतने ही अमेरिका वाले मसले का इससे दरपेश हो जाते हैं हम सारे उन लोगों को मिलने के बाद, तो हम क्यों मिल रहे होते हैं उनको? देखिए, जहाँ तक अमेरिकन एम्बेसडर या उनकी डिप्टी या कौंसल जनरल मिलते हैं तो वो पहले इमरान खान साहब को भी मिलते रहे, सबको मिलते रहे, तो इसमें ये होना चाहिए। अब देखो ना, अब इनको कुछ एहसास हुआ है,
आप देखो ना, ये जब अमेरिका गए थे उस ट्रम्प से मिलने, तो सऊदी प्रिंस का जहाज इस्तेमाल किया, फिर कोई ऐसी बात कहा थी जिसकी वजह से उन्होंने जहाज वापस ले लिया। मलेशिया जा रहे थे और फिर वहाँ जाके जो आप जो है ना आप वहाँ मतलब इनके कहने पे उन्होंने मीटिंग रखी, तैयब अर्दगान भी तैयार हुए, फिर जब सऊदी अरब नाखिन गई तो फिर खामोश हो गए। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं? अब ये रशिया अगर गए हैं, अगर ये रशिया देखो, रशिया एक हम अगर रशिया से हम के पास जा रहे थे तो हमारी एक स्ट्रेटेजिक चेंज आ रही थी, मतलब इस खत्ते में कि हम अपनी पॉलिसी को चेंज करना चाह रहे थे। तो उसमें क्या होता, उसमें सबसे बेहतर ये होता कि ये तमाम पोजीशन पार्टियों को बुलाते खान साहब कि जी मैं जा रहा हूँ, मैंने अपने अस्करी इदारों से बात कर ली है, उस पर राजी हैं आप। ये हमेशा जब भी ऐसा होता है तो पोजीशन को साथ लेके चलते हैं। अगर ये पोजीशन को साथ लेके जाते, मीटिंग करके जाते, तो कुछ और मैसेज जाता और उसके इफेक्ट कोई और होते, किसी अमेरिका या किसी को मजम्मत की जरूरत ना पड़ती। ये खान साहब की ये सबसे बड़ी जो कमी है कि वो खुद अपने आप को अकल कुल समझते हैं और बाकी सब कहते हैं कि ये नालायक है। इन्होंने 4 साल पोजीशन को दीवार से लगाया। अगर पोजीशन को साथ लेके चलते तो मेरे ख्याल में ये कुछ और हालात होते। अभी देख खान साहब को देखो, अभी एहसास होगा, और मैं अब भी इनसे यही कहूँगा कि खुदारा मुल्क के लिए आप इकट्ठे हो जाएं, मिसाक हम मुइशत करें, हम अपने मसाइल क्यों ना हल करें। जब हम एक पेज पे होंगे तो किसी बैरूनी ताकत की जरूरत नहीं होगी कि हमारे अंदर तफरका डाले और हमारे अंदर मुल्क के हालात में दखल दे। जब हम डिवाइडेड होंगे और डिवीजन को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, पोजीशन को दीवार से लगाएंगे, कुछ ऐसे फैसले करेंगे यानी कि हम हक़ाइक़ को देकर, अगर हमारी मुआशी काम होगा, मुआशी मुझ अच्छी होगी, हम आज़ाद खारजी पॉलिसी अपनाएंगे। क्यों नहीं अपनाएंगे? हम तो खुद इसके हक में हैं। हम क्यों किसी के पीछे लग के कर रहे होते कि हम मकरूज होंगे? बिल्कुल ठीक है। उस पोजीशन को हम माशी तौर पर इकट्ठा बैठना पड़ेगा। अभी हमारी तरफ पॉलिसी की ये पॉलिसी है कि सबको साथ लेके चलना है। अगर ये अच्छे समझे तो हमारे साथ बैठें और एक पॉलिसी बनाएं। किसी को ना अमेरिका की जरूरत होगी कि हमें आंखें दिखाए, ना इंडिया की होगी, ना रशिया होगी, जब सब सारी कौम एक पेज पे। पॉइंट आ गया जी, तो बिल्कुल ठीक है। करीम खान साहब, मुझे सर जरा एक ये बताइएगा, बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान में अब कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा, मुल्क की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है। ये भी कहा गया इलेक्शन कब होना है इसका फैसला सियासतदान करेंगे। आर्मी चीफ ना तौसीह मांग रहे हैं ना लेंगे, मुद्दत पूरी होगी और 29 नवंबर को वो रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद एक बड़ा क्रिटिकल सा चीज है, साबिक वजीर आजम ने डेडलॉक से बचने के लिए आर्मी चीफ से राब्ता किया था। सर आपको याद होगा कि एक इंटरव्यू हुआ था एक चैनल के ऊपर जिसके अंदर यह बात कही गई थी, स्पेसिफिकली पूछी गई थी कि जी क्यों इस्टेब्लिशमेंट राब्ते करा रही है, ऑपोजिशन के मैसेजेस क्यों आपको लाके दे रही है। सर तो यहां तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया कि साबिक वजीर आजम ने डेडलॉक से बचने के लिए आर्मी चीफ से राब्ता किया था। आर्मी चीफ और डीजीआई वजीर आजम हाउस गए थे, उनके साथ 3 ऑप्शन उस पर बात की थी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था। खान साहब देखें, ये स्टेटमेंट आईएसपीआर का कल आया है, तो यकीनन उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन के मशवरे के तहत दिया होगा, और इस पर मैं क्या तबसरा करूं कि सही है या गलत है। इमरान खान जो है वो उनका डियरेस्ट था, और आजकल वो जो है वो चीज़ नहीं रही है, एक पेज नहीं रहा है, और वो भी उनकी अपनी नाअहली और उनकी जो मिसहैंडलिंग और उनकी जो है गलत पॉलिसीज़ की वजह से जो कुछ इत्यादि उनसे अलग हो गए, इनके पार्टी में दड़े बंदियाँ हो गई। ये तो मेरे ख्याल से उन्होंने खुद मिसमैनेज की है चीज़ें। जब वो बैठेंगे सोचेंगे तो बात समझ में आएगी। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की, वो जब तक, सब पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात कर रहा हूँ, वो जब तक इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होंगी, मजबूत नहीं होंगी, जिस तरह पार्टीशन के बाद कांग्रेस बहुत ताकतवर हो गई थी और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिया में पॉलिटिकल प्रोसेस चला या नहीं चल पाया क्योंकि मुस्लिम लीग जना के साथ थी। कायद-ए-आज़म के इंतकाल के बाद वो तितर बितर हो गई, ब्यूरोक्रेट्स आ गए, सिविल और मिलिट्री, और ये सारी किस्से कहानियाँ चल रही हैं अब तक। तो पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रांग होने की अगर कोशिश की तो उनको उसका साइज को काट दिया गया, उसको
नेशनल पार्टीज थी उनको रीजनल कर दिया गया और वो प्रोसेस अभी भी चल रहा है। तो जब तक पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत नहीं होंगी तब तक मसाइल का हल नहीं है। बाकी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, हम मानते हैं उनकी स्टेटमेंट। इमरान खान ने खुद अपनी हरकतों से चीज़ों को मिसमैनेज किया। एक ठीक अरबपति आदमी हुआ, अगर वो मर जाए उसका बच्चा जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज को उड़ा दे, मिसमैनेज करे और आखिर में गरीब बन जाए तो उसमें उस बाप का कसूर तो नहीं है, बिल्कुल ठीक वो तो कसूर उस बेटे का है या उसके औलाद का है जिसने तबाह कर दी प्रॉपर्टी। इमरान खान ने भी इसी तरह ही किया। बिल्कुल ठीक है, इसको चीजें बनी बनाई मिली थी, उसने खुद तबाह बर्बाद कर दिया, तबाह कर दी। बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं से बताता जाऊं कि ये जो तोशाखाना केस है इसके ऊपर बात करेंगे। अलॉन्ग विद इट एक तरफ काबीना फाइनल हो रही है आज, लेटर इन द नाइट मेरे ख्याल में शायद या कल सुबह तक अनाउंसमेंट भी आ जाए, जिसके अंदर तमाम जो इत्तेहादी हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं, तमाम इत्तेहादी इस वक्त हुकूमत में हैं, इन तमाम को मिनिस्ट्रीज दी जा रही हैं। इस सारी सूरत हाल में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहते हैं कि हम लोग अर्ली इलेक्शंस कराएंगे और 2 से 3 महीने में इलेक्शंस होंगे, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शंस अब अपने टाइम पर ही होंगे, मींस के नेक्स्ट ईयर में होंगे, जिस चीज़ की तरफ अंदिया आसिफ अली जरदारी साहब ने भी दिया है। सो क्या इलेक्शंस अब होंगे, बाद में होंगे? और तोशाखाना केस के ऊपर जो चीज़ें सरफेस हुई हैं इसमें भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी चीमा साहब, सर आपकी तरफ मैं सवाल छोड़ गया था। सबसे पहले मुझे ये बताएं, आप लोग अर्ली इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, कल आप लोगों का कराची का जलसा है, उसके अंदर भी आप लोग यही कहेंगे। सर अर्ली इलेक्शंस की आप लोग बात बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आप लोगों की पार्टी इस वक्त सिस्टम से आउट है, एक। नंबर 2, तमाम ऑपोजिशन इस वक्त हुकूमत में है, तमाम ऑपोजिशंस को मिनिस्ट्रीज मिल गई हैं। सो इट सीम्स लाइक दे ऑल आर सॉर्टेड। उनको इस वक्त कोई अर्जेंसी भी नहीं होगी, वो रिफॉर्म्स भी आराम से करेंगे, अपनी मर्जी के रिफॉर्म्स करेंगे, उनको रोकने और पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। सर आप लोग किस तरह समझ रहे हैं कि अगले 1.5, 2, 3 महीने के अंदर जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा था 8 महीने से पहले जो हदूदबंदी है ये नहीं हो सकती? देखिए, इसमें हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि रात 12 बजे अदालत खुलना ये कभी हुआ नहीं था ना और अभी हुआ अच्छा नहीं हुआ। जिस तरह इलेक्शन कमीशन बिहेव कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन का ये मैंडेट ही नहीं है वो कहें कि हम ये इलेक्शन नहीं करवा सकते। उनका काम ही ये है, जिस इलेक्शन कमीशन का काम है कि जब भी जरूरत पड़े 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराएं। वो अगर लिख के दे दे मैं 7 महीने इलेक्शन नहीं, तो फिर रिज़ाइन करके करें ना, ऐसे ना करें। अच्छा, फिर अगली बात हम करें कि इस ये जो अमेरिकन असर है, हमें तो चलो पहले भी पता ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अमेरिका की कैपेसिटी का तो हमें पता है, अपनी कैपेसिटी का हमें सच्ची बात है नहीं पता था, या अपने लोगों की कैपेसिटी का या अपने अदारों की कैपेसिटी का नहीं पता था कि इतनी थोड़ी है कि लोग इस तरह उनको चापलूसी करने या खुश करने लेट जाएंगे या पीछे पीछे दौड़ेंगे। अदारों ने अपने आप को, मैं समझता हूँ कि उतना जितनी इज्जत होनी चाहिए उस तरह नहीं रहने दी, खराब किया अपने आप को। ये जो बात हो रही थी कि हम आइन तोड़ रहे थे तो मतलब कौन सा असेंबली के अंदर होने वाली चीज़ में कहाँ आइन टूटता है? वो आइन के मुताबिक ही असेंबली के अंदर चीज़ें होती हैं और उसी के हिसाब से डिस्कस होती हैं। अगर हम, और दूसरी बात हो रही है कि 3-4 दिन लेट कर जाते, 3-4 दिन लेट कर जाते और उसके मुकाबले में आपकी जुडिशरी की इज्जत बच जाए, जुडिशरी की इज्जत पे हरफ ना आए, तो क्या कौन सा सौदा अच्छा है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए? अपनी सबसे बड़ी अदालत की इज्जत करना, अपनी सबसे बड़ी अदालत को इंसाफ का दायरा फराहम समझना या उस पर उनका ट्रस्ट होना, ये कितना इंपॉर्टेंट है। कौमों की ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है। आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसलिए छोड़ दें कि कहीं जनाब आज की रात ना गुजर जाए। सो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ और फिर कौम पूरी डिवाइड हो गई इस बात पे कि हमारी खारजा पॉलिसी क्या होगी। हमने अपने अवाम के मुताबिक फैसले करने हैं या हमने किसी को राज़ी करना है? हमने लोगों को अलाउ करना है कि नहीं कि हम पे बम चलाएं? हमने अपने पड़ोस में को फतह हासिल करनी है कि नहीं करनी है अपनी खारजा पॉलिसी के मुताबिक? देखें, अफगानिस्तान में जो इंडिया हारा, अफगानिस्तान में अमेरिका हारा, वो अपनी नालायकी से हारे, हमारा उसमें क्या कसूर था? अच्छा, उसकी सजा वो हमें दें और वहाँ बैठ के हमारे आप कह लें बलूचिस्तान को अलहदा करने की कोशिश कर रहे हूँ, वहाँ बैठ के KPK में वो एक यू कैन से एक तहरीक या एक बगावत करवा रहे हों, तो हम चुप कर जाएंगे?
हम मतलब ये हमारी खारजा पॉलिसी है, ये हमारा मैच्योर होना है, ये हमारी सियासत है, ये हमारी स्टेट्समैनशिप है। भाई बुज़दिली को स्टेट्समैनशिप नहीं कहते, बुज़दिली को ठीक खारजा पॉलिसी या डिप्लोमेसी नहीं कहते। ठीक हमने उनको जो लोग हमारी बॉर्डर क्रॉस हुआ कश्मीर से, हमने सजा दी। पहले 15 साल नहीं दी, 20 साल पहले क्यों नहीं दी? हम पहले थे ना। अफगानिस्तान में कभी हमने इस तरह परफॉर्म क्यों नहीं किया? सर, पॉइंट आ गया हमने आपका, किया। बिल्कुल जब ठीक है। किया, हमको यहाँ खड़े होना चाहिए था हमारे साथ। कौम को खड़े होना चाहिए था। कौम ने आप पहले कौम खड़ी होगी, पॉलिटिकल पार्टी ने स्टैप कर दिया। अब इशू ये नहीं है कि जी जो 11 पार्टियां हैं या 12 पार्टियां हैं। देखने वाली बात है कि 12 पार्टियों के पास नंबर क्या है और हमारे एक पार्टी के पास नंबर क्या है। बेसिक बात है नंबर, बेसिक बात है अवाम। सर ठीक हो गया। आपका मसला उस वक्त जब तक नए इलेक्शन में नहीं जाते, नए इलेक्शन में नहीं जाते। सर ठीक है, अवाम फैसला करें, ठीक हो गया। नियाजी साहब, अवाम तो फैसला करेंगे, बिल्कुल करेंगे और करना भी चाहिए, पहले भी किया था, अब भी करेंगे। और ये अवाम के ही फैसले हैं जिसका फिर बाद में मेरे ख्याल में शायद अवाम भी फेस करती है। सर, नवाज शरीफ साहब को आप लोग डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिलवाना चाह रहे हैं, अब प्लेटलेट्स ठीक हो गए, सारी चीज़ें ठीक हो गई, अब वापस आने लगे हैं। और वो मैं सुन रहा था मियाँ जावेद लतीफ़ का, उन्होंने कहा जी डॉक्टर्स यहाँ के बड़े अच्छे अब हाई लेवल के हो गए हैं। उन्होंने कहा आ जाए मियाँ साहब, अब बिल्कुल ठीक है, अब आपके प्लेटलेट्स सब नीचे नहीं जाने देते। सर, इतनी तरक्की इमरान खान के दौर के अंदर हुई है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक जावेद लतीफ़ साहब हमारे भाई, उन्होंने लाइटर मोड में बात की है, जिसको फिर इन्होंने पीटीआई और उन्होंने उसका बड़ा मजाक भी उड़ाया है। असल में इशारा उनका किसी और तरफ था। बाकी अभी चीमा साहब कह रहे थे कि जी अदालतें जो 12 बजे नहीं खुलनी चाहिए थी, तो एक मुल्क का आइन तोड़ा जा रहा है और आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। एक दफ़ा पहले कर चुके हैं, तो उस वक्त ही सुप्रीम कोर्ट ने पूरा हफ्ता समाप्त की, उसके बाद फैसला दिया कि काउंटिंग जो है वो आइन के मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है, आप काउंटिंग क्यों नहीं कराए? ओके। आपने पूरी पार्लियामेंट को जो है सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हाईजैक किए रखा। और फिर हम कोर्ट में, देखो, आप मेचोरिटी का मुजाहरा करें, जो आइन के मुताबिक चलें, हम कोर्ट के पास क्यों जाएं? अगर पार्लियामेंटेरियन जिम्मेदारी का मुजाहरा करें तो ऐसे बातों में ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि हम जो है ना कोर्ट में ये गए हैं कि जी ये खिलाफ आइन बात कर रहे हैं। तो ये एक मतलब है इनकी सारी इमेच्योरिटी और नालायकी की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। और अभी ये कहे खान साहब का दिल था कि जी इसको एक हफ्ता और लंबा कर दे, यानी कि कोई आइन की परवाह नहीं है। और मुझे असद कैसर की जो बातों पर इतना हैरानी हुई कि यार इतना सीनियर बंदा हो के वो कह रहा है कि जी मैं काउंटिंग नहीं कराऊंगा क्योंकि खान साहब के साथ मेरा 30 साल की रफाकत है, मैं वो जो है नहीं ख़त्म कर सकता। इनकी आइन जाए भाड़ में, आइन टूटे, आइन का जो असर हो वो मैं खान साहब की दोस्ती नहीं छोड़ सकता। जब इस किस्म के ये लोग होंगे तो कैसे जमहूरियत चलेगी? हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। अगर कोर्ट ना आती तो ये तो अभी और भी ड्रामा करने के चक्कर में थे। इनको कोई पता नहीं है कि हर चीज़ को बलडोज करना। ये वही लोग हैं जिन्होंने 32 बिल जो है वो एक दिन में बलडोज किए और 16 बिल एक दिन में पास किए। और फिर पूरी दुनिया की फैफे ने इस पे ये जो सवाली निशान है कि पाकिस्तान में कानून साजी सही तरीके से नहीं हो रही, डेलिब्रेशन नहीं हो रही, अपोजिशन का इनपुट नहीं आ रहा, उसमें खातिर खा सरासर गुफ्तगू नहीं होती, वहाँ डिस्कशन नहीं होती। तो सारी दुनिया में मजाक उड़ाएगा। हालांकि 34 बिल एक दिन पास कर दिए, अपोजिशन को बात सुननी नहीं है जी, अपोजिशन का हाथ नहीं मिलाना। जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर सीटों के पीछे से आके आए कि जी पोजीशन हाथ ना मिलाना पड़े, तो आप क्या तवक्को करते हैं? आप करते हैं कि हम अकेले होकर ख्वाजा पॉलिसी बनेंगे, अकेले होकर ख्वाजा पॉलिसी बनेंगे, तो वही रिजल्ट होगा जिस वक्त आ रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा ख्वाजा साहब, मुझे सर बताएं, आप लोग चाह रहे हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट बन जाएं, चेयरमैन सेनेट आपका हो, स्पीकर आप लोगों का हो, जो राजा परवेज़ अशरफ इलेक्ट हो गए, अनअप्रूव्ड इलेक्ट भी हो गए हैं, गवर्नर पंजाब भी आपके हों, 7 वफाकी वज़रा आपके हों, फॉरेन मिनिस्ट्री बाबर बिलावल को दी जाए, तो और पंजाब के अंदर भी कुछ सीटों की, सर तो काफ़ी कुछ ही हो गया आप लोग सारे। तो फिर आगे अब आगे क्या होगा? ये तो अपेरेंटली इट फील्स लाइक एवरीथिंग इज मैनेज्ड वेल, लेकिन उधर चीमा साहब तो कह रहे हैं कि लोगों ने आप लोगों से बात करनी है और जनरल इलेक्शन कराएं। ये जो सेटलमेंट इस वक्त हम लोग सरफेस होती देख रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता आप लोग कुछ साल 1.5 साल से पहले कुछ करने लगे हैं। ये तो सेटलमेंट लॉन्ग टर्म की हो रही है। देखिए, हम जो भी करेंगे वो जो मुत्तहिदा अपोजिशन जो पार्लियामेंट में है उसके तहत फैसले करेंगे।
और यकीनन आप अनकरीब 1 महीने में देखेंगे कि पीटीआई के बहुत से लोग जो हैं वो भी गवर्नमेंट के साथ शामिल डायरेक्ट इनडायरेक्टली हो जाएंगे और इनको तनख्वाहें भी मिलेंगी जिस तरह पहले मिली थी। अभी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी क्या है, इंडिपेंडेंट एंटी इंपीरियलिस्ट क्या है, इमरान खान को पता है कि एंटी इंपीरियलिज्म क्या होता है, साम्राज्य दुश्मनी क्या होता है, जदोजहद क्या होती है, कि असद उमर के साथ या शेख रशीद या जो इनके फहद चौधरी है या शिरीन मज़ारी है, ये सब इनके साथ क्या जेलों में जाएंगे, ये क्या जदोजहद करेंगे, ये क्या साम्राज्य दुश्मनी करेंगे। मैं तो नहीं समझता हूँ कि इनमें दम खम है या नहीं है। इनकी सारी जो काबीना है उसमें इसमें से तो 60-70% ऐसे हैं जो हमारे साथ रहे थे, नून के साथ रहे थे। तो ये चीज़ें कुछ अरसे में 1 महीने खंड में बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और इमरान खान ने मुश्किल वक्त नहीं देखा है, बकौल आसिफ जरदारी के जो अबराज ग्रुप का जो हेड है उस पर इन्वेस्टिगेशन अमेरिका में FBI कर रही है। उसने खान साहब का नाम लिया है और ये उसको पता है। उसने जब उसको इन्वेस्टिगेशन की थी तो उस वक्त उसने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मेरी तरफ से होगा या आरिफ अलवी होगा, अखबारों में भी छप चुका है। ठीक है। तो उसके बाद ये उसने 1 महीने से 1.5 महीने 2 महीने से ये नैरेटिव बिल्ड किया है, वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी क्योंकि वो करप्शन में खान साहब भी इन्वॉल्व है। तोशा खाना की घड़ियाँ भेज दी, हार भेज दी। आज फहद चौधरी कह रहे कि हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो उन्होंने इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अभी और भी इनके कारनामे वक्त के साथ खुलेंगे, मगर असल मसला जो है वो नकवी जो अबराज ग्रुप का है, उसने जो कन्फेशन की है और उसमें इमरान खान की जो बातें की है और अभी 1 महीने वो अभी सरफेस होना बाकी है। ठीक है, ठीक ठीक। चीमा ये साहब, फैसला भी तो आना है ना, ये जो फॉरेन फंडिंग केस का है, इस पे भी चीमा साहब फॉरेन फंडिंग पे मैंने आना है, लेकिन पहले मुझे एक दफा जरा बताएं, ये जो तोशा खाना केस है इस पे फवाद चौधरी कह रहे हैं घड़ी 5 करोड़ की हुई या 10 करोड़ की, अगर मेरी है तो मैंने बेच दी और इस पे कोई इतराज नहीं बनता किसी का। उसके बाद हम देख रहे थे कि मरियम औरंगजेब ने बताया कि जी कफ लिंक्स हैं, रिंग्स हैं, वॉच है, 18 करोड़ रुपए की बेची हैं। सर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्यों ये करेंगे? मतलब मेरी ऑनेस्टली मेरी समझ में नहीं ये पॉइंट आया कि व्हाई ही वुड वांट टू डू सच थिंग्स, कि वो 18 करोड़ की चीज दुबई में बेचते, क्यों करेंगे वो लेकिन अब फवाद चौधरी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। 18 करोड़ हो या 18 अरब हो या 100 अरब हो, इमरान खान की जूते की नोक पे कुछ भी नहीं है, ये सच्ची बात है। मैंने इतना सेल्फलेस आदमी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। पैसे की कोई, जिसे कहते हैं लस्ट नाम की चीज़ ही नहीं है। मुझे चूँकि एग्जैक्ट पूरी बात का पता नहीं है, मुझे ये पता है कि इसमें जो सेक्रेटरी थे, यू कैन से प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो इसके रिस्पॉन्सिबल थे, तो उनसे हमने ब्रीफिंग मांगी थी। तो उन्होंने कहा जी इसकी जो आप कह लें जो प्राइसिंग है, नॉर्मली पहले 20% प्राइसिंग प्राइस दे के तो लेना जो प्राइम मिनिस्टर का कानूनी हक था, हमने इसको 50% दिया है। और जो प्राइसिंग का मैकेनिज्म है वो इट्स वेल डिफाइंड और आप कह लें कि उसी के मुताबिक इट्स एवरीथिंग इज लीगल। सो मुझे ना चीज़ों का पता है ना उनकी मालियत का पता है। मुझे ये पता है, 2 बातों का मुझे पता है कि एक अकॉर्डिंग टू द लॉ, और दूसरी बात कि जो पहले एक रवाज था या एक कानून में थी कि 20% वो 50% दे के ली गई। ठीक है, चीज़ एक है या 2 हैं। सो मैं समझता हूँ कि अगर तो इलीगल है तो ये इनको केस कर देना चाहिए। अगर लीगल है तो फिर ये आप कह रहे हैं कि इसका मतलब अगर 3.5 साल एक बंदा प्राइम मिनिस्टर रहा है तो 3.5 साल के बाद आपको इसी तरह की चीज़ मिले, तोशाखाना मिले, आपको फरा मिले, तो इतनी सी चीज़ें मिलें, तो फिर इसका मतलब है कि उसने बड़ी ही ईमानदारी से गवर्न किया यहाँ पे। उसकी स्टेट्समैनशिप जो है वो काबिल तकलीद है। इसलिए आपको इतनी छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं। आपको ना आपको मोटरवे के पैसे मिलते हैं, ना आपको कहीं जायदादें मिलती हैं, ना आपको कहीं आप कह लें कि कोई लंबे शेयर मिलते हैं, ना आपको झूठ बोलना पड़ता है कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इस तरह की चीज़ें मैं समझता हूँ कि अभी इनके पास सारे वसाइल हैं। इमरान खान की प्रॉपर्टीज़ को देख लें, इमरान खान की जो जायदादें हैं, इमरान खान के रिश्तेदारों की जायदादें नहीं चीमा साहब, वो बात ठीक है, वो बात आपकी, चीमा साहब आपकी बात ये बिल्कुल वैलिड है, मैं इस पे नहीं बात कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस चीज़ के लिए अब उन्होंने FIA को का इन्वेस्टिगेट करें। सर क्यों इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? मैं तो सिर्फ मेरा सवाल ये है कि 18 करोड़ पे की, क्योंकि एक एलिगेशन लगा दिया गया करप्शन का कि जी आप लोगों ने चीज़ें थी
तोशाखाना से ली और दुबई के अंदर 18 करोड़ की बेच दी गई, और फवाद चौधरी इस चीज़ को एंडोर्स कर रहे हैं। मेरा तो सवाल ये कि क्यों इस एक्सरसाइज की क्यों ज़रूरत पड़ी? मैं कह रहा हूँ कि कैबिनेट में सवाल उठा था, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट, उस मीटिंग में मैं था, कैबिनेट की मीटिंग में, जहाँ पे ये सवाल हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म से पूछा और शफ़क़त महमूद साहब ने सवाल पूछा, ठीक है, और हम सारों की राय थी कि हमें चूँकि इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, तो उन्होंने सेक्रेटरी को कहा कि इसका जवाब दो, तो उन्होंने जवाब दिया जो, तो उसमें उस वक्त बात इस तरह नहीं थी, 18 करोड़ की भी नहीं थी, ना इन चीज़ों की थी, एक घड़ी की बात हो रही थी, ठीक है। तो उसमें मतलब हमें बड़ा इत्मीनान हुआ कि इट वाज एवरीथिंग वाज लीगल, और यू कैन से कि जो 20% वाली चीज़ थी वो 50% पेमेंट पे दी गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। दो बातें था, और जो सेक्रेटरी था मुझे नाम नहीं याद, मैं नहीं, बिल्कुल ठीक है। आपका पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज अभी बनाई। मैं न्याय साहब, जरा ये जो अभी चीमा साहब फरमा रहे हैं कि जो वहां का एसओपी है तोशाखाना का, आप लोग भी जानते होंगे, अगर वो 20% है कि जी आप 20% दें, और जो नेशनल गिफ्ट आया है इस तरह का प्राइम मिनिस्टर को मिला है वो आप ले सकते हैं, और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने वो 50% पे दिया है, तो सर इसमें कोई फिर मुजायके वाली बात नहीं, बात में वो बेचें जो मर्जी करें, फिर क्या इशू है अगर पेमेंट हो चुकी हुई है हुकूमत पाकिस्तान को? नहीं, अगर आपने एक चीज़ ली है और फिर उसको बेचा, फ़ायदा उठाया, मतलब एक चीज़ आपने करोड़ 1.5 करोड़ की चीज़ ली है और फिर 18 में बेची है और उसको सबूत हमारे पास हो, तो फिर इस पे तो सवाल उठेंगे ना कि इसका मतलब है आपने मतलब एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा लूटा है या पाकिस्तान के एसेट से जो आपने धोखा दिया है। तो ये चीज़ से जिम्मा साहब को क्लियर करनी चाहिए थी। और मैं जो हकीकत है, मैं इस्लामी मुल्क का नाम नहीं लूँगा, ना उस प्रिंस का नाम लूँगा जिसने गाड़ी गिफ्ट की थी। आप देखो, उसने तो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार किया, उसने 2 वॉचेस बनाई, उस एक खान साहब को दी, अपने लिए रखी, और फिर खान साहब ने जब उसको बेचना चाहा तो यहाँ लेने वाला था कोई भी। दुबई की जब बेचने के लिए गई तो वहाँ उन्होंने कहा कि जी फलां फार्म है, ये वहाँ से सिर्फ वही बिक सकती है। तो उन फार्म वालों ने शहजादे से बात की थी कि इस तरह जो आपने घड़ी बनवाई थी हमारे पास दोबारा आई है बिकने के लिए। प्रिंस ने कहा था कि जी आप घड़ी ये मुझे आप ले लें, ये पैसे मैं दे दूंगा और ये मुझे भिजवा दें। तो ये किस्म की पाकिस्तान की इंसल्ट हुई कि पाकिस्तान की इसमें क्या ज़रूरत थी, उस पर गिफ्ट अगर मिला था तो गिफ्ट की ऐसे कदर करते हैं कि हम बेचने शुरू कर दें। तो इस खान साहब ने इमेच्योरिटी का मुजाहरा किया, और अगर खान साहब ने सस्ती लेकर महंगी बेची है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और अगर किया है तो उन्होंने मतलब जानती की है, तो सादिक और अमीन नहीं है। ख्वाजा साहब, मुझे जरा लास्ट कमेंट आपका चाहिए। कल कराची के अंदर जलसा होने जा रहा है जी, और बताया ये जा रहा है कि बहुत क्राउड होगा। सर, अगर ये फिर लाहौर में जलसा होगा, उसके बाद इस्लामाबाद में धरना शुरू हो जाता है, और उसी तरह के धरने इमरान खान साहब देने शुरू कर देते हैं जैसे पहले उन्होंने दिए थे, तो हुकूमत के पास ऑप्शन क्या रह जाएगी? अगर ब्लॉक कर दिया जाता है इस्लामाबाद, जिस तरह पहले हमने देखा था, जो कुछ हुआ था, शलवारें फिर हम देखेंगे लटकी हुई हैं पीटीवी की वो वॉल्स के ऊपर, तो मतलब फिर ऑप्शन क्या है आप लोगों के पास जनरल इलेक्शंस के अलावा? देखिए, पहली बात तो हम इलेक्शन कराना चाहते हैं। जो 9 तारीख को खान साहब अपने दोस्तों को कह रहे थे कि भाई मरगला की पहाड़ी से आसमानों से हेलीकॉप्टर आएंगे और कुछ नहीं होगा, तो वो मैंने कहा कि बुत पाश हो चुके हैं जिन्होंने बनाए। अभी वो उस वक्त इनकी मस्तियाँ थी जब इनको कोई स्पॉन्सर कर रहा था, और ख़ुद जदोजहद करना और किसी के स्पॉन्सर पर मस्तियाँ करना, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मुस्लिम लीग के लिए जब इन्होंने धरने लगाए तो इनको कहा गया था कि 2 लाख लोग लेकर आएँ इस्लामाबाद में, तो मियाँ साहब की गवर्नमेंट हम गिरा देंगे। तो तायल कादरी और ये इमरान खान जो है 40,000 या 35,000 लोग लेकर आए। तो उस वक्त भी इनकी नाकामी हुई थी। अभी अगर ये कल कराची में करते हैं, भले करें। पेशावर में तो इन्होंने जो है वो जो फोटो इन्होंने बनाए, जो बनाते हैं, वो तो इन्होंने सारी यूनिवर्स का इन्होंने बना दिया। कहीं इन्होंने पाकिस्तान की सारी लाइटनिंग दे दी। वहाँ जो है 10-12 हज़ार या 15 हज़ार लोग थे। गवर्नमेंट उनकी है 8 साल से, तो लोग तो इकट्ठा होना कोई इशू नहीं है ना। यहाँ सर पॉइंट आ गया, आते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जुलूस तो हर कोई करता है।
बिल्कुल ठीक है। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब थैंक यू वेरी मच। शेद इकबाल चीमा साहब बहुत शुक्रिया। सेनेटर गौस खान न्याजी साहब बहुत शुक्रिया। कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। कल पंजाब के अंदर लीडर ऑफ द हाउस बनाया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा, और एक तरफ परवेज़ इलाही हैं, दूसरी तरफ हमजा शहबाज है। इस पर हम पूरे दिन ट्रांसमिशन में रहेंगे एक आपके साथ। और कल रात को जलसा है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का। अब सिचुएशन जो है वो हम सब के सामने है। अगर धरनों की सियासत होगी, जलसों की सियासत होगी, तो फिर हुकूमत काम कैसे करेगी। लेकिन अपेरेंटली जो इस वक्त कैबिनेट की हम लोग प्लेसमेंट देख रहे हैं, हर अपोजिशन का इत्तेहादी जो था, जो आज हुकूमत के अंदर है, उन सबको प्लेस कर दिया गया है। सो अब अपेरेंटली एक ही अपोजिशन है इस वक्त की हुकूमत की, और वो है इमरान खान साहब। कितना कामयाब रहेगा ये वेंचर, इसको हम देखेंगे। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए, बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।